हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विद एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त, गाइड और मेंटर राहुल। तो स्वागत है साइंस के इस नए अमेजिंग लेक्चर में। हमने फर्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री का किया, जो कि बहुत ही मजेदार तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से उसे समझा और बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया। ठीक है, तो अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक नया लेक्चर है, जिसमें लाइट चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है मैं बता दूं, फिजिक्स का सबसे स्कोरिंग सा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से सवाल तो रहते ही हैं तुम्हारे और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस, ये जो चैप्टर्स होता है, ये बेसिकली बच्चों को बहुत ही हार्ड लगता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये अगर मेरे इस लेक्चर से पूरा कंटिन्यू पूरा अच्छे से अगर पढ़ोगे, सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखोगे इस चैप्टर का, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये जो चैप्टर्स है बहुत ही आसान लगेगा और इसमें तुम बहुत ही यो हलवा के जैसा जो हम खाते हैं वैसे तुम इस चैप्टर को खा जाओगे और इसे पचाना भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या क्या अभी स्टडी करने वाले हैं, ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा। तो इसमें हमारा अवर टूडेज गोल क्या है, तो पहला हमारा है बेसिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, यानी कि लाइट क्या होता है और लाइट से जुड़ी क्या क्या चीजें हैं इस दुनिया में जो कि हमें पढ़नी है। ठीक है, इस लाइट्स के आने से क्या हुआ और लाइट्स के नहीं होने से क्या होगा, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड टर्म्स यूज। तो यहाँ पर हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वही जो मिरर में अपना चेहरा देखते हैं और बोलते हैं कि चेहरा क्या देखते हो, है ना। चलो गाना बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड टर्म्स यूज्ड, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही हमारा थर्ड में इस लेक्चर्स में क्या मिलेगा, वो हमारा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमारे किस किस लॉज पर काम करता है। ठीक है, फिर फोर्थ हम लोग देखेंगे रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में, कि रियल इमेज कौन सा होता है, वर्चुअल इमेज कौन सा होता है। एंड देन फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर्स एंड रिलेटेड टर्म्स के बारे में हम लोग समझेंगे। और लास्ट में सबसे मजेदार कुछ छुटकू क्वेश्चंस करेंगे। छुटकू क्वेश्चंस यानी कि छोटे 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 प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स को, इस मजेदार लेक्चर को। और इस जो चैप्टर है इसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जिससे कि जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस आएगा उसको हम आसानी से बना सकें और बिना कोई गलती का इस लेक्चर्स को बढ़िया से करके बोर्ड पेपर में अच्छा स्कोर करें, अपना बेस्ट दें। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये जो चैप्टर्स है इसमें तुम 100/100% तुम यहाँ पर स्कोर करोगे, 100/100 स्कोर इसमें तुम कंप्लीट उठाओगे। ठीक है, तो ये तुम देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने कभी स्काई में रेनबो बनते देखा है? क्या तुमने कभी तारों को टिमटिमाते हुए देखा है? क्या तुमने कभी दिवाली के टाइम में पहाड़ों पर जाकर अपने आसपास का जो टाउन होता है उसके नज़ारों को देखा है? क्या तुमने कभी सुबह सुबह मॉर्निंग के समय पहाड़ों पर जाकर हरे भरे वातावरण को देखा है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगता है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगता है, कैसा फील होता है? अच्छा तो लगता होगा, बड़ा मजा लगता होगा। रंग बिरंगा संसार, इतना खूबसूरत सा कलरफुल वर्ल्ड, ये देख के बड़ा ही मजा आता है। अपने चेहरे को मिरर्स में तो देखा ही होगा। फिर इसी तरह से जो अलग अलग चीजें होते हैं उसे तुमने जरूर देखा होगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इस जगह पर अपने आसपास, इस वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें होती है उन सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सभी कुछ चीजें विजिबल होती है, कुछ चीजें विजिबल नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर हम एक रूम लें, उस रूम को क्या करें, पूरी तरह से डार्क कर दें, मतलब उसमें एक जरा सा भी लाइट को एंटर होने ना दें, और उसमें कोई भी चीज को रखें, कोई भी ऑब्जेक्ट को रखें, तो क्या वो हमारी आंखें उसे देख पाएगी? तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग ये हमारा अनुभव कहता है कि हमारी आंखें उसे नहीं देख पाती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होता है और पूरे रूम में उजाला आ जाता है, रोशनी आ जाती है, तो हमें वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो दिखने लग जाता है ना। तो वो दिखने तो लग जाता है। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि आखिर हमारा ऐसा क्या चीज है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, हमारा ऐसा क्या चीज है कि जो चीजों को देखने बनाता है, हमारी आंखें कैसे चीजों को देख पाती है, तो उसका क्या रीजन है। तो देखो, अगर हम सनलाइट के बारे में बात करें, सुबह का समय, अगर सुबह से लेकर शाम तक का अगर समय होगा,
जिस समय तुम्हारा सन निकला हो रहता है, तो धूप के समय तुम क्या होता है कि आसपास की चीजें, जो बाहर की चीजें होती है, वो तुम्हें आसानी से दिख जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब तुम्हारा सनलाइट से रेज निकल के आता है, तो रेज क्या होता है कि जिस भी तुम ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उस ऑब्जेक्ट पर रेज फॉल करता है, और फॉल करने से वहां से वो रिफ्लेक्ट करता है, उसे उसे वापस भेजता है, और भेजकर वो हमारी आंखों में पहुंचता है। और हमारी आंखें क्या करती है, इस नन्ही सी प्यारी सी आंखें क्या करती है, वो आंखें उसे रिसीव करती है, और रिसीव करके उसे माइंड में भेजती है, और माइंड उसे क्या करता है, रीड करता है, और बताता है कि देखो, ये तो मेरा वॉयलेट कलर है, ये तो मेरा रेड कलर है, ये तो मेरा व्हाइट कलर है, ये तो मेरा ब्लैक कलर है। और इस तरह से कलर्स के बारे में, उसके शेप के बारे में, उस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का साइज के बारे में हमें बताती है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है, इन सभी चीजों में लाइट इन्वॉल्व होता है। तो इसी तरह से अगर रूम तुम्हारा बंद था, रूम में तुम्हारा डार्क था पूरी तरह से, तो जैसे ही लाइट ऑन करते हो, तो लाइट क्या होता है, उन सभी ऑब्जेक्ट्स जो वहां पर रखे गए थे उन पर गिरता है, और गिर कर वो हमारी आंखों में पहुंचता है, और हमारी आंखें उसे रीड करती है, और बड़े मजेदार तरीके से हमारी जो प्यारी सी आंखें हैं, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको एनालाइज करती है। हमारे ब्रेन उसका एनालिसन करता है, एनालाइजेशन करता है, और फिर उसे स्टडी करके हमें इंफॉर्मेशन देता है कि देखो, ये तो ये है, ये तो वो है। और इस तरह करके हम लोग चीजें समझ जाते हैं, चीजें देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लाइट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार सा चीज है। इसके बिना हम लोग अपने जो लाइफ है उसको सोच भी नहीं सकते कि कैसा होगा, क्योंकि लाइट जो है ना केवल हमें देखने में मदद करता है, वो हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनको भी चलाने में मदद करता है। अगर ये दुनिया है तो लाइट की वजह से, अगर लाइट नहीं होगा तो ये दुनिया का एग्जिस्टेंस हम लोग सोच नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आंसर है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, तो इसका आंसर आप लोग खुद दे सकते हो अपने अनुभव से कि ऐसा जो होता है वो लाइट की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट में मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसे चीजें फेनोमेना होती है जो बेसिक से फेनोमेना है, जैसे कि तुम्हारा मिरर में इमेज बनना, फिर जो तुम चम्मच लेते हो घर में, थाली लेते हो घर में, उसमें भी तुम्हारा क्या होता है, परछाई बनता है। फिर इसी तरह से तुम कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो उसके साइड मिरर में तुम्हारा क्या होता है, परछाई दिखता है, पीछे की चीजें दिखती है, पीछे से गाड़ी आ रहा होता है तो वो सब चीजें दिखती है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ने के लिए, बढ़िया से इसको समझने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लाइट का बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उन सभी चीजों पर कंट्रोल बना सकते हैं, और फिर हमारा जो ये चैप्टर है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आसान करते हैं चैप्टर्स को, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिक्स इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट बेसिक्स हम लोग चैप्टर को आसान नहीं कर पाएंगे। तो चलो पहले बेसिक्स देखते हैं, एंड देन फिर इसको आगे लेके चलते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं कि लाइट हमारा क्या होता है। तो पहले लाइट के बारे में, पहला पॉइंट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, तो लाइट एक क्या होता है, इनविजिबल एनर्जी होता है, जो हमारा सेंसेशन ऑफ साइट देता है, यानी कि देखने का एक क्या देता है, सेंसेशन, यानी कि अनुभव देता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ, ओपेक ऑब्जेक्ट, तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं बता दूं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट पार नहीं हो सकता। मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट जो होता है वो पास नहीं कर सकता। अगर वो ऑब्जेक्ट से अगर लाइट पास कर गया तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं किया तो उसे हम बोलेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट। एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट में अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, अ शार्प शैडो इज फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, तो पीछे एक शार्प शैडो बन जाता है ऑब्जेक्ट के पीछे। तो इसका मतलब है कि लाइट हमारा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। तो इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर क्या है कि मान लो कि एक यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, तीर वाला जैसे चलाते हैं ना, तीर वाला, तीर चलाने को, और एक मेरा टारगेट है। तो जब हम तीर को चलाएंगे तो तीर को चलाने के बाद क्या होगा कि वो टारगेट को हिट करेगा। अब टारगेट को जब हिट कर रहा है तो वो अगर मान लो कि वहां पर टारगेट नहीं रहता, तो वो तुम्हारा रेस, जो तुम्हारा तीर था, वो क्या होता, वो सीधा निकल जाता। लेकिन वहां पर टारगेट है तो उसको हिट किया, और हिट करने के बाद रुक गया, और पीछे तुम्हारा नहीं जा पाया। बात तो सही है। तो सेम तरह का यहाँ पर भी होता है कि जब हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट को
मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसा जिसमें लाइट पास नहीं कर सकता है, उसको हम किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के सामने रखते हैं, तो क्या होता है, लाइट जाता है ऐसे ऐसे करके और टकराता है, और पीछे तो पास नहीं हो सकता है, तो पीछे एक शार्प शैडो बनता है। तो इसका मतलब है कि लाइट जो हमारा है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो ये बात समझ में आया। अब यहाँ पर कुछ और देखो, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है। तो दूसरा पॉइंट है कि इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, अगर ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है, तो लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट। तो लाइट का टेंडेंसी होता है कि उसके बगल से बेंड कर जाए, उसके बगल से मुड़ जाए ऐसे करके, ठीक है। तो जो मुड़ना होता है और वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है, तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये तभी होता है जब तुम्हारा ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है। क्या होता है तुम्हारा, बहुत छोटा होता है, तभी जाके ऐसा देखने को मिलता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इन फैक्ट लाइट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। अब यहाँ पर बात हो रहा है कि लाइट जो है तुम्हारा वो तो सीधा भी जाता है, मुड़ भी जाता है। अरे भाई वो सीधा जा रहा है, मुड़ जा रहा है, तो ये कैसे काम हो रहा है। अगर तीर को मैं चलाऊंगा तो तीर तो मेरा सीधा जाएगा ना, वो थोड़ी ना कि ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके बेंड हो जाएगा। ऐसा कभी होते हुए देखा है तुमने तीर को चलते हुए? तीर जब ऐसे चलता है तो फिर ऐसे बेंड हो जाता है क्या? नहीं ना होता है। तो यहाँ पर बताओ मुझे कि अगर एक लाइट को मैं स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए कह दिया हूँ, तो फिर वो बेंड कैसे कर गया। तो इसका मतलब है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर के जैसा ही बिहेव कर रहा है। पार्टिकल नेचर यानी कि जिसके अंदर कुछ मास होता है, मतलब पार्टिकल होता है बेसिकली, ठीक है। और वेव नेचर यानी कि साउंड के जैसा। साउंड क्या होता है कि अगर साउंड तुम्हारा 200 मीटर दूर में भी कहीं डीजे उजे बज रहा है, तो उसका साउंड तुम्हारे घर तक पहुंचता है। तो घर तक जो पहुंचता होगा तो क्या वो सीधा हवा में ट्रेवल करते हुए आता है या फिर रास्ते से भी घूम घूम कर आता है। तो देखो जो वेव होता है वो रास्ते से भी घूम घूम कर आता है, तो इसका मतलब कि वो मुड़ता है। तो यहाँ पर भी लाइट क्या हुआ, मुड़ रहा है, इसका मतलब वो तुम्हारा वेव नेचर भी शो करेगा, ठीक है। पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, वेव नेचर भी। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि कुछ टाइम्स के लिए लाइट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और कुछ समय वो लाइट तुम्हारे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। तो ये जो तुम्हारा पार्टिकल ड्यूअल नेचर है लाइट का, तो इसे हम लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी हमारा इस लेक्चर्स में, इस चैप्टर्स में, क्लास 10 के चैप्टर्स में हम लोग का नहीं है। हम लोग सिर्फ लाइट को स्ट्रेट लाइन मानकर अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो पहला बेसिक टर्म्स है रे ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट जो आ रहा है तुम्हारा, तो उसमें अगर एनर्जी का एक ऐसा फ्लो जो किसी पाथ को फॉलो करता है, तो उस पाथ को दिखाने का जो तरीका होता है उसे हम एक स्ट्रेट लाइन के जरिए दिखाते हैं। और अगर लाइट जो है तुम्हारा इस डायरेक्शन से होते हुए उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसमें हम कुछ इस तरह का एरो देते हैं। तो अ रे ऑफ लाइट इज अ पाथ फॉलोड बाय लाइट एनर्जी इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसे मीडियम? ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एनर्जी जो पाथ फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हैविंग द साइन ऑफ एन एरो। क्या होगा तुम्हारा? हैविंग अ साइन ऑफ एन एरो। एरो का साइन देके हम इसे स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हमारा है बीम ऑफ लाइट, जिसमें तुम्हारा होता है ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट से ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज निकल रहा है, इसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बहुत सारा रेज निकलता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग का है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है, तो यहाँ पर सिंपल समझो, डेफिनेशन बाद में दिखाऊंगा कि अगर तुम्हारा लाइट किसी भी सरफेस पर फॉल करता है, तो फॉल करने पर क्या होता है, वो बाउंस बैक होता है। क्या होता है तुम्हारा? बाउंस बैक होता है। ऐसा हम लोग बहुत सारे बचपन में किए होंगे। तुम्हारे पास छोटा सा अगर शीशा का अगर टुकड़ा होगा, तो उसमें क्या करते हैं कि बाहर से हम सनलाइट आ रहा होता है तो उसको ऐसे करते हैं और उसको डायरेक्शन को मूव करते हैं। इस तरह से मूव करते हुए क्या होता है, उसका जो लाइट है वो अंदर रूम के अंदर चला जाता है और फिर वहां पर लाइट रोशनी कर देता है, ठीक है। तो वो चीज हम लोग देखे हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अगर तुमने किया है तो थम्स अप करना, और अगर नहीं किया है तो भी बोलना कि हम लोग नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस, ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जब स्ट्राइक करता है लाइट तुम्हारा, तो वहां पर से बाउंस बैक होता है। उस बाउंस बैक हुए जो फेनोमेना है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ओके ना। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली क्या होता है कि एक तुम्हारा सरफेस रहता है, उस सरफेस पर लाइट तुम्हारा क्या करता है, ऐसे करके फॉल करता है, और फॉल करने से फिर क्या होता है, ये जो तुम्हारा सरफेस है इसे रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस बैक करता है, ठीक है।
तो ये जो बाउंसिंग बैक होने वाला जो फेनोमेना है इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके ना। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो तुम्हारा टर्म है उसको देख लो कि क्या है, कि पहले रिफ्लेक्टर के बारे में, ठीक ना। तो रिफ्लेक्टर क्या होता है कि अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट, यानी कि ऐसा सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर। ठीक है। तो रिफ्लेक्टर तुम लोग देखे होगे कि जो तुम्हारा बर्तन होता है, बर्तन अगर पॉलिश किया हुआ रहता है, मतलब बर्तन चमक रहा होता है, ठीक है, कुछ कुछ पन्नी होता है तुम्हारा प्लास्टिक्स का, तो वो भी चमक रहा होता है, तुम्हारा उसमें फेस दिख रहा होता है, तो उसे रिफ्लेक्टर्स बोलते हैं। यानी कि वैसा चीज जिसमें तुम्हारा परछाई दिख रहा है, जिसमें तुम्हारा इमेज दिख रहा है, उसे हम रिफ्लेक्टर्स बोलेंगे। सिंपल सा इतना समझो, ठीक है। पॉइंट वाइज देखते हैं आखिर क्या क्या चीज इसमें पॉइंट है। द पॉलिश मेटल सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर। पॉलिश मेटल सरफेस यानी कि जो भी तुम्हारा मेटल है, उस मेटल का सरफेस को अगर मैं घिस कर बहुत ज्यादा पॉलिश कर दूं, बहुत ज्यादा स्मूथ कर दूं, तो वो जो तुम्हारा होगा वो गुड रिफ्लेक्टर्स के जैसा काम करेगा, यानी कि एक मिरर के जैसा काम करने लग जाएगा। दूसरा तुम्हारा है कि वाटर सरफेसेस, वैक्स सरफेसेस, वाटर सरफेसेस हो गया, फिर तुम्हारा वैक्स सरफेसेस हो गया, फिर तुम्हारा ग्लेज टाइल्स हो गया, ग्लेज टाइलिंग चमकदार टाइल्स हो गया, ग्लेज पेपर हो गया, पेपर जो चमकने वाला होता है, तो उसमें क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन मिलता है, लाइट वहां फॉल करेगा, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, वो तुम देखते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुड रिफ्लेक्टर्स कहा जाता है। तो इन सभी में से सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर्स कौन सा होता है, वो तुम्हारा सिल्वर का मेटल होता है। क्या होता है, सिल्वर मेटल जो होता है वो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर्स होता है। उसमें लाइट आता है बहुत अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से वो रिफ्लेक्ट करके लाइट को चारों ओर फैलाता है। ठीक है। यहाँ पर देखो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या टर्म्स हमारा होता है। तो पहले देखो कि एक तुम्हारा सरफेस होता है, ठीक है, ऐसा सरफेस जिसमें तुम्हारा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ओके ना। तो यहाँ पर जो नीचे हम लाइन खींचे हैं, तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं सिल्वर पॉलिश्ड, सिल्वरी, सिल्वर पॉलिश्ड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, सिल्वर पॉलिश्ड कहा जाता है। सिल्वर पॉलिश का मतलब है कि ये तुम्हारा क्या होगा, पूरी तरह से सिल्वर किया जाएगा, यानी कि ब्लैक कर दिया जाता है। यहाँ पर से रिफ्लेक्शन, नीचे से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन तुम्हारा ऊपर से होता है। तो जो ऊपर वाला सरफेस है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर, वैसा सरफेस जहां पर से रिफ्लेक्शन होता है उसे हम रिफ्लेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो तुम्हारा मिरर्स है, ये जो तुम्हारा सरफेस है, इसे हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर्स, क्योंकि ये पूरी तरह से सीधा होता है और ये एक्स वाई हमारा इसे नाम दिया जाएगा। तो जब कभी भी तुम्हारा लाइट रे कुछ इस तरह से ऑब्लिकली फॉल करता है, ऑब्लिकली का मतलब है टेढ़ा अगर फॉल कर रहा है, तो ये जो लाइट रे फॉल कर रहा है जिस भी पॉइंट पर ये फॉल करता है उसे हम ओ बोलते हैं। और इस पॉइंट का नाम क्या होता है, इस पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम देते हैं, तो इस पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा ओ जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और जो आने वाला रे ऑफ लाइट है, जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर फॉल कर रहा है, तो फॉल करने वाला रे ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहा जाता है। इस फॉल करने वाले लाइट रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट तुम्हारा किसी सरफेस पर फॉल करता है तो वो बाउंस बैक करता है, जस्ट लाइक तुम्हारा बॉल, बॉल को अगर ऐसे किसी सरफेस पर हिट करोगे, प्लेन सरफेस अगर आता है, तो क्या करेगा, वो इस तरह से हिट करके तुम्हारा बाहर बाउंस बैक करेगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी होता है कि ये लाइट रे तुम्हारा आया, आने के बाद क्या होगा, ये तुम्हारा बाउंस बैक होगा और कुछ इस तरह से तुम्हारा निकल जाएगा, बाउंस बैक होगा, कुछ इस तरह से तुम्हारा लाइट रे क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। और ये जो बाउंसिंग बैक जो रे ऑफ लाइट है इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ठीक है। तो ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स होता है वो देख लो। यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से ड्रॉप करते हैं जो कि सरफेस पर तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। मतलब एक ऐसा लाइन हम लोग और पॉइंट ओ पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रॉ किए हैं जो कि तुम्हारा सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग नॉर्मल नाम देते हैं। ठीक है। तो ये लाइन हमारा नॉर्मल कहलाता है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये तुम्हारा क्या कहला रहा है, नॉर्मल। अब यहाँ पर देखो, जो इंसिडेंट रे है और जो तुम्हारा नॉर्मल है, इसके बीच बनने वाला जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल आई, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। इसका एक और नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ कि इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे और ये तुम्हारा नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो बनने वाला एंगल है उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ
इंसिडेंस, एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और जो ये तुम्हारा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे के बीच बनने वाला जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं एंगल आर, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से कि ये दो तरह का यहाँ पर नाम होगा कि अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल है तो उसे इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और वहीं तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला जो एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, या फिर उसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बेसिक टर्म्स है, इसको ध्यान से याद रखना। इसका मैं जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर देखो। अभी जो हमने टर्म्स को देखा है उसका ये डेफिनेशन है, तो ध्यान से देखो डेफिनेशन क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, पहला इंसिडेंट रे, तो जो तुम्हारा फॉल करने वाला रेज होता है सरफेस पर उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, तो जब सरफेस पर फॉल करता है तो क्या होता है, वो जो तुम्हारा सरफेस होता है उसको बाउंस बैक करता है यानी रिफ्लेक्ट करता है, तो उस रिफ्लेक्टेड जो बैक वापस से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसे हम बोलते हैं, उस रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल क्या होता है कि जो तुम्हारा जहां पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, जहां पर तुम्हारा लाइट रे फॉल करता है उस पॉइंट पर जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सरफेस के, तो उस परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा इंसिडेंट एंगल है, तो इंसिडेंट एंगल क्या होता था, तो ये तुम्हारा इंसिडेंट एंगल होता था कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो बनने वाला एंगल होता है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इसके बाद तुम्हारा है रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, तो जब लाइट रे तुम्हारा बाउंस बैक होकर निकलता है बाहर, तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो आने वाला रेज और नॉर्मल के बीच बनने वाला जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जाने वाला रेज और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको जल्दी से उतार लेना बढ़िया से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा लाइट आता है फॉल करता है सरफेस पर और रिफ्लेक्ट करता है, तो उससे जुड़े हुए जो भी नियम है, जो भी कानून है, उसके बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला लॉज कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इसका कहने का मतलब है कि जो इंसिडेंस एंगल बन रहा है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है वो दोनों ही बराबर होगा। पहला ये रूल कहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो मेरा इंसिडेंट रे है और जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे और जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल, ये तीनों ही लाइन जो होता है वो सेम प्लेन पे होता है, यानी कि इंसिडेंट रे ऐसे आया, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया, और जो नॉर्मल है ये सब क्या होता है, एक ही प्लेन पर होता है, वो सेम प्लेन पर होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेकेंड लॉ कहता है, और दो लॉ ही इसके बारे में है। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कुछ देख लेते हैं, क्या तुम्हारा है जिसे याद रखना है। पहला, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस नॉर्मली रिट्रेसेस इट्स पाथ। इस वर्ड को ध्यान रखना, यहाँ पर बोला जा रहा है रिट्रेसेस इट्स पाथ, यानी कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मली अगर किसी भी सरफेस पर अगर फॉल करता है, तो नॉर्मली फॉल करने के बाद क्या होगा, वो लाइट तुम्हारा वापस चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ऐसा हुआ क्यों, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, तो कितना है, तो चलो आओ देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ देखो। तो यहाँ पर समझो कि मान लो कि ये मेरा ए नॉर्मल है, ये क्या है, मेरा नॉर्मल है, इसको ध्यान से देखना, ये मेरा नॉर्मल है। अब यहाँ पर क्या किए, ये मेरा क्या होता है कि ये जो आने वाला रेज होता है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये मेरा हो गया है नॉर्मल, ये जो मेरा अभी उंगली से जिसे मैं टच करके रखा हूँ ये मेरा नॉर्मल है सरफेस के, और ये जो है ये मेरा आने वाला रेज है, इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो बनने वाला एंगल होता है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो ये रेज और ये नॉर्मल, इसके बीच जो एंगल बनेगा उसे इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इस रे को बहुत ही क्लोज लेके चले जाऊं नॉर्मल का, ऐसे क्लोज 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 क्लोज, तो बहुत क्लोज जब लेके जाऊंगा और एकदम इसके बराबर लेकर आ जाऊंगा नॉर्मल का,
तो यहाँ पर तुम क्या देखोगे कि एंगल धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और फाइनली पूरा ही कम हो गया। तो जब पूरा कम हो गया तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा हो जाएगा 0 डिग्री के बराबर। और यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसी के बराबर होगा, और जो कि तुम्हारा कितने के बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि इंसिडेंट रे अगर ऐसे आया है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही निकल जाएगा, वो कहीं भी इधर उधर नहीं बटेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला पॉइंट था जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना एंगल आई 0 होता है और एंगल आर भी कितना होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है तुम्हारा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और ऑल्सो ऑवेड बाय स्फेरिकल सरफेसेस। यानी कि अगर तुम्हारा कोई स्फेरिकल सरफेसेस है उसमें भी ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तुम्हारा ओबे करता है। ठीक है, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वहां पर फॉलो किया जाता है, चाहे वो कैसा भी सरफेस हो, इस तरह का, इस तरह का। तो यहाँ पर अगर लाइट आएगा तो ऐसे निकलेगा, यहाँ पर लाइट आएगा तो इस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी तरह से फॉलो होता है। ये दोनों ही पॉइंट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखना। ओके ना, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इमेज के बारे में। तो इमेज क्या होता है, द पिक्चर ऑफ आवर फेस इन द मिरर। मिरर में जो हमारे फेस का पिक्चर दिखता है उसे हम बोलते हैं इमेज ऑफ आवर फेस। वो हमारे फेस का क्या होता है, इमेज होता है। इसी तरह से और भी सारे ऑब्जेक्ट्स का भी हम लोग क्या देखते हैं, इमेज देखते हैं। अपने फेस का तो देखते ही हैं, साथ में जो भी ऑब्जेक्ट्स को तुम मिरर के सामने रखोगे, जैसा भी मिरर हो, तो उसका तुम्हें क्या दिखेगा, फेस दिखेगा। ठीक है, उसका तुम्हें इमेज दिखेगा। तो वो कहलाता है पिक्चर ऑफ आवर फेस इज इमेज। अब देखो इमेज जो होता है वो दो तरह का होता है, पहला तुम्हारा रियल इमेज होता है और दूसरा तुम्हारा वर्चुअल इमेज होता है। तो आओ इसे समझते हैं पॉइंट वाइज कि ये इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो रियल इमेज क्या होता है, व्हेन रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कह रहा है कि रेज ऑफ लाइट जो है वो जा रहा है ऐसे ऐसे करके और रिफ्लेक्शन कर रहा है, रिफ्लेक्शन करने के बाद जो तुम्हारा रेज है वो एक्चुअली अगर मीट कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे रियल इमेज। जो पॉइंट जहां पर वो मीट करेगा उस पॉइंट पर जो इमेज बनेगा उसे हम लोग रियल इमेज कहेंगे। वर्चुअल इमेज का फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा व्हेन रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कह रहा है कि लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो अपीयर होगा, मतलब लगेगा कि मीट हो रहा है कहीं पर जाकर, किसी पॉइंट पर जाकर, उसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन, सॉरी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उसे हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखो कि ये मेरा एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर्स के बारे है। तो यहाँ पर रेज आया और आने के बाद क्या हो रहा है, ये इस पॉइंट पर तुम्हारा मीट कर रहा है, यानी एक्चुअली रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो ये जो हमारा बनाया है ये इमेज बनाया, और ये कैसा इमेज है, तो ये हमारा रियल इमेज है। ठीक है, तो ये हमारा रियल इमेज है। ओके, फिर इधर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि रेज आया, रिफ्लेक्ट हुआ, रेज आया, रिफ्लेक्ट हुआ, और ये रेज दोनों ही क्या हो रहा है, चलते जाएगा, कहीं पर भी मीट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो लेकिन जब इसको पीछे की ओर मीट करने की कोशिश करें, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे खींचे, पीछे जबरदस्ती अगर लेकर जाएं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक पॉइंट पर मीट कर रहा है, और ये जो हमारा है अपीयर टू मीट है, मतलब लग रहा है कि पीछे जाके मीट कर रहा है। तो ये जो हमारा इमेज बन रहा है इसे हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, तो वर्चुअल इमेज इसे कहा जाएगा। ठीक है, आओ इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है इट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। इसे हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन का मतलब होता है कोई भी अगर तुम पर्दा ले लो तो वहां पर जो भी तुम कैंडल रखोगे या फिर कुछ भी और चीज रखोगे, उसका इमेज को तुम क्या कर सकते हो, इस पर्दे पर, मतलब एक छाप की तरह, मतलब एक जीरोक्स जैसे होता है ना तुम्हारा, तो उस तरह से वहां पर तुम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, उस पर्दे पर भी ऑब्टेन कर सकते हो। वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। तीसरा है इट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रियल इमेज है वो मिरर के सामने बनता है, और यहाँ पर क्या होता है, इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। मिरर ये है तो इसके पीछे में हमारा क्या होता है, इमेज बनता है। सामने में इमेज बनेगा तो रियल, पीछे बनेगा तो वर्चुअल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। कैसा होता है, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो मिरर से जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो हमेशा क्या होगा, नीचे की ओर तुम्हारा इमेज जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का कहने का मतलब है कि वो अपराइट होगा, मतलब सीधा होगा। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसका इमेज भी क्या मिलेगा, सीधा, यानी कि ऊपर की ओर तुम्हारा मिलेगा। ठीक है,
तो ये कुछ पॉइंट्स था रियल और वर्चुअल इमेज के बीच। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा MN है वो एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर यानी कि पूरी तरह से सीधा होगा। ठीक है, इससे x डिस्टेंस दूर पर एक ऑब्जेक्ट ए भी हमने रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि इसका जब तुम्हारा इमेज बनता है तो इमेज तुम्हारा कैसा होता है, तो ध्यान से देखो, इसका जो इमेज होता है वो तुम्हारा अगर ऊपर की ओर है तो इमेज भी इसका, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर दिख रहा है तो इमेज भी हमारा ऊपर की ओर ही बनता है। ऊपर की ओर ही क्या होता है, हमारा इमेज बनता है। ये हमारा इमेज हो गया, इसको लिखते हैं A' और B' से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इमेज हो चुका है, जो कि जैसा वहां पर ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही तुम्हारा इमेज भी बनेगा। ठीक ना। और अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट मिरर से x डिस्टेंस दूर है तो ये इमेज जो होगा ये भी तुम्हारा इस मिरर से x डिस्टेंस दूर पीछे की ओर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो प्लेन मिरर होता है उस प्लेन मिरर के द्वारा जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया जाता है वो जस्ट मिरर के बिहाइंड यानी कि पीछे बनाया जाता है, और जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर पर तुम्हारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जितना बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा साइज का तुम्हारा इमेज मिलता है। और ऑब्जेक्ट अपराइट अगर है तो इमेज भी अपराइट होगा, और ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा लेफ्ट साइड में मतलब अगर मिरर के सामने रखा है तो मिरर के पीछे जो तुम्हारा इमेज बन रहा है उसे हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है, तो आओ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं यही चीजों को। पहला है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो तुम्हारा वर्चुअल बन रहा है यानी मिरर के पीछे बन रहा है, और तुम्हारा इरेक्ट बन रहा है यानी कि सीधा बन रहा है, अपराइट बन रहा है। दूसरा पॉइंट है कि साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा साइज तुम्हारा ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही बड़ा साइज तुम्हारा इमेज का भी होगा। तीसरा पॉइंट ये है द इमेज फॉर्म इज फार बिहाइंड द मिरर इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इसका कहने का मतलब है कि मिरर से जितना सामने ऑब्जेक्ट होगा उतना ही मिरर से दूर उसका इमेज भी बनेगा। अगर ये x डिस्टेंस है तो उधर वाला जो इमेज है वो भी मिरर से x डिस्टेंस दूर बनेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि तुम्हारा जो राइट हैंड होगा वो लगेगा मिरर में देखने के बाद कि वो लेफ्ट लग रहा है, और जो लेफ्ट हैंड होगा वो मिरर में देखोगे तो लगेगा कि राइट है हो रहा है। मतलब तुम अगर लेफ्ट को अगर इस तरह से हाईफाई करते हो तो मिरर में तुम देखोगे जो अपना इमेज को उसमें लगेगा कि राइट हैंड हाईफाई कर रहा है, और राइट को अगर तुम हाईफाई करो राइट हैंड को तो मिरर में तुम अपने आप को देखोगे तो लगेगा कि वो लेफ्ट में हाईफाई हो रहा है। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से है कि अगर मान लो कि R तुम्हारा कुछ इस तरह से लिखा हुआ है जो कि मेरा नाम है। ठीक है, नाम का पहला लेटर है R, तो ये R अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो जो तुम्हारा मिरर है प्लेन मिरर इसका जो इमेज बनाएगा वो लैटरली इन्वर्टेड बनाएगा, यानी ऐसा है तो इसका इमेज उल्टा हो जाएगा, ऐसा है तो इसका इमेज उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, यानी कि लेफ्ट साइड तुम्हारा राइट अपीयर होगा, राइट साइड तुम्हारा लेफ्ट अपीयर होगा, ऊपर तुम्हारा नीचे अपीयर होगा, नीचे तुम्हारा ऊपर, सॉरी नीचे ऊपर वाला नहीं होता है, लेफ्ट राइट होता है और राइट तुम्हारा लेफ्ट होता है। इस तरह से तुम्हारा क्या होता है अपीयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कर्व और स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो देखो कर्व और स्फेरिकल मिरर्स होता क्या है। ओके, तो अ मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व और स्फेरिकल इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। बहुत ही सिंपल और साधारण सा कि वैसा मिरर जिसका सरफेस स्फेरिकल हो, कर्व्ड हो, मतलब घुमावदार हो, तो वैसा स्फेरिकल मिरर जिसमें तुम्हारा वैसा मिरर जिसमें सरफेस जो हो वो कर्व्ड हो या फिर स्फेरिकल हो उसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्फेरिकल मिरर्स है इसमें दो तरह का मिरर्स होता है, पहला तुम्हारा कॉनकेव मिरर और दूसरा तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आओ देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो पहले कॉनकेव मिरर के बारे में, द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर, ये क्या होता है, एक हॉलो स्फेयर का एक पार्ट होता है। ठीक है, whose outer surface is silver, जिसका आउटर सरफेस क्या होता है, सिल्वर्ड होता है, एंड इनर सरफेस एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पर क्या है कि जो अंदर वाला सरफेस है, ये जो अंदर वाला सरफेस दिख रहा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और जो इसका आउटर सरफेस होता है वो सिल्वर्ड होता है। सिल्वर्ड का सिंपल सा मतलब है कि उधर पेंटिंग क्या हुआ, बस इतना समझो। ठीक है, कि लाइट उधर से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता बाहर की ओर से, वो अंदर की ओर ही
रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि अंदर की ओर पॉलिश किया रहता है। कैसा किया रहता है? पॉलिश, यानी कि पूरा चमकाया हो रहता है, एकदम चमक रहा रहता है। जैसे गाड़ी न्यू न्यू आता है तो कैसे चमकता है, तो वैसे यहाँ पर ये चमक रहा होता है। तो ये जो साइड है तुम्हारा इधर जो दिख रहा है, ये तुम्हारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो साइड है ये आउटर सरफेस है, इसे हम बोलते हैं सिल्वर्ड सरफेस। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर के बारे में हो गया। इसका शॉर्ट डेफिनेशन अगर तुम्हें याद करना है तो ये करना, और स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, अंदर की ओर होता है, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे याद करने का भी सिंपल ट्रिक है कि कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है, अगर कॉनकेव में कॉन को हटा दोगे बचेगा केव। केव का मीनिंग क्या होता है? केव मतलब होता है गुफा। गुफा यानी कि कुछ इस टाइप से, देखो ध्यान से मेरा हाथ को ऑब्जर्व करो, ये ऐसा। तो ये जो अंदर की साइड जो तुमको दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे, अंदर की साइड जो हमें दिख रहा है इसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ से अगर लाइट रे आता है, ऐसे करके लाइट रे आएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, तो इस तरह से ये जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, और ये इनर सरफेस है, अंदर वाला सरफेस है। तो इस तरह का जो मिरर्स होगा उसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। इसके बाद दूसरा जो मिरर है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved, whose reflecting surface is curved outwards, यानी कि जिसका बाहर की ओर जो सरफेस होता है वो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग होता है। बाहर के यानी कि आउटर सरफेस जो हो गया, तो आउटर सरफेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग, और जो इनर सरफेस है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिल्वर्ड सरफेस हो जाएगा। सिल्वर्ड किया हुआ रहेगा, बाहर की ओर तुम्हारा पॉलिश रहेगा, अंदर की ओर सिल्वर्ड रहेगा। तो यहाँ पर भी शॉर्ट में याद करने के लिए तुम ऐसा देख सकते हो कि वैक्स, वैक्स मतलब होता है उभरा हुआ, ऊपर वाला पार्ट। तो ऊपर वाला पार्ट से अगर तुम्हारा रिफ्लेक्शन होता है तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अंदर वाला पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो अंदर वाला से होगा तो कॉनकेव, बाहर वाला से होगा तो कॉन्वेक्स। ठीक है, याद रहेगा ना? तो इन छोटी छोटी चीजों को याद रखना कि कॉनकेव तुम्हारा होगा कर्व्ड इनवर्ड और कॉन्वेक्स होगा कर्व्ड आउटवर्ड, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक पॉइंट देखते हैं जो कि मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से इसे सुनना। आउटर सरफेस ऑफ अ पॉलिश स्पून एक्ट्स एज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो देखो स्पून जो घर में होता है, चम्मच होता है या फिर डब्बू होता है। ठीक है, तो चम्मच का जो आउटर सरफेस होगा, आउटर सरफेस यानी कि मान लो ये चम्मच है, तो चम्मच का ये वाला जो सरफेस होता है इधर वाला, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर के जैसा एक्ट करता है। ठीक है, और इसका जो अंदर वाला सरफेस होता है वो तुम्हारा कॉनकेव मिरर के जैसा एक्ट करता है, जैसा कि फिगर तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर के जैसा एक्ट करेगा, और ये तुम्हारा अंदर वाला जो सरफेस है ये तुम्हारा एक्ट करेगा कॉनकेव मिरर के जैसा। तो वही यहाँ पर है कि आउटर सरफेस ऑफ अ पॉलिश स्पून एक्ट्स एज अ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर एंड इट्स इनर सरफेस एक्ट्स एज अ कॉनकेव मिरर के जैसा एक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से जो हमारा इमेज बनता है अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, तो उसमें जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको आओ देख लेते हैं जल्दी से। उसका जो डेफिनेशन है इसके बाद तुम्हें स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसका तुम अच्छे से देखकर मैं समझा भी दूंगा, उसे तुम देखना। ठीक है, तो पहले इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी तुम्हारा जो स्फेरिकल मिरर है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव में क्या होता है कि यहाँ पर इनवर्ड, यहाँ पर क्या होता है इनवर्ड रिफ्लेक्शन होता है, मतलब इनवर्ड सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। इनवर्ड सरफेस पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो इनवर्ड सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो इसे बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जब आउटर सरफेस पे जब तुम्हारा रिफ्लेक्शन होता है तो इसे हम बोलते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर है। आउटर सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा तो कॉन्वेक्स मिरर, इनर सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा तो उसे हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये जो मिरर है वो एक स्फेयर का, स्फेरिकल होलो स्फेयर का क्या होता है, एक पार्ट होता है। यानी कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि इसको गोल 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 घुमा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक स्फेयर का पार्ट बन जाएगा, है ना। तो स्फेयर में क्या होता है, तुम्हारा एक सेंटर होता है, सेंटर यानी कि उसका बीच वाला जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं सेंटर। तो यहाँ पर इसका भी एक सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर है इस स्फेरिकल मिरर के लिए यानी कॉनकेव मिरर के लिए कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या कहेंगे, आओ नीचे यहाँ पर, इसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जो स्फेरिकल
मिरर यानी कॉनकेव मिरर का जो कि एक स्फेयर का पार्ट है, हॉलो स्फेयर का, तो उसका जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है ना। सेम तरह से यहाँ पर भी होगा तुम्हारा, ये भी क्या होगा, एक स्फेयर का पार्ट होगा, एक बड़ा सा गोला का पार्ट होगा, ब्रह्मांड का गोला का पार्ट होगा। तो गोला का अगर पार्ट है तो यहाँ पर जो इसका बीच का जो सेंटर होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, जिसे हम सी से दिखा सकते हैं। जिसे क्या कर सकते हैं, सी से दिखा सकते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है ना, बढ़िया। अब यहाँ पर देखो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो समझ गए। अब क्या होता है कि ये जो तुम्हारा स्फेयर होता है, होलो स्फेयर, इसका एक रेडियस भी होता है। रेडियस क्या होता है, तो सेंटर से लेकर जो आउटर सरफेस होता है उसके बीच का, सेंटर से लेकर जो आउटर सरफेस होता है उसके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये तुम्हारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। ठीक है, तो इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सेम तरह से यहाँ पर भी तुमको दिखेगा कि सेंटर से हम सरफेस पर जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह का, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा कहलाएगा। यानी सिंपल रेडियस समझो ना, कि रेडियस है तुम्हारा। ओके, ये क्या है, तुम्हारा स्फीयर का रेडियस है। बस यहाँ पर कर्वेचर लग गया। कर्वेचर मतलब होता है कर्व। कर्वेचर मतलब क्या होता है, कर्व होता है। स्फीयर का जो टुकड़ा है उसके लिए यहाँ पर नाम जो यूज हो रहा है, नेम, वो तुम्हारा कर्वेचर यूज हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखो। अब ये जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एम और ये जो एंड पॉइंट है इसे एन यूज करके दिखाते हैं। सेम तरह से यहाँ पर भी एम होगा और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओके ना। तो एम और एन के बीच का जो तुम्हारा डिस्टेंस होता है, एम और एन के बीच का जो तुम्हारा डिस्टेंस होता है, ऐसा लाइन अगर खींचेंगे तो यहाँ पर जो एम एन है उसे बोला जाता है अपर्चर। उसे क्या बोला जाता है, अपर्चर। तो अपर्चर का सिंपल सा मतलब है कि एम एन में जो अपर्चर आया है, अपर्चर का सिंपल सा मतलब है कि लाइट कितना, मतलब कितना दूर में वो एंटर कर रहा है, मतलब कितना उसका डिस्टेंस है जहां से लाइट एंटर करके सरफेस पर फॉल करेगा। तो ये जो पॉइंट हुआ और ये जो पॉइंट हुआ, इसी के अंदर में अगर लाइट आएगा तो सरफेस पर फॉल करेगा, अगर बाहर लाइट गया तो सरफेस पर फॉल नहीं कर पाएगा ना, रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए जहां पर सरफेस पर तुम्हारा लाइट फॉल कर सकता है उसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं अपर्चर, यानी एम एन इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, तो इसे याद रखना, एम एन तुम्हारा क्या होता है, अपर्चर होता है। तो इसको मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, वहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो, इसके बाद है कि ये तुम्हारा जो स्फेरिकल मिरर है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये तुम्हारा एक एक मार्कर है, तो मार्कर का एक ऐसा पॉइंट जहां पर ये पूरी तरह से क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो जहां पर ये बैलेंस हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर आता है वो एकदम बीच में सेंटर में आता है और इसे हम लोग बोलते हैं पोल। इसे क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। सेम तरह से यहाँ पर भी तुम्हारा जो ज्योमेट्रिकल सेंटर आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। उसे हम लोग पोल बोलेंगे। ठीक है ना। तो इतना छोटा छोटा बेसिक टर्म्स तुम्हें याद रहेगा ना, अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। अब मैं आगे इसे लेकर चलता हूँ, तो इसे जल्दी से लिख लो एंड देन मैं कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। अभी जो हमने बेसिक टर्म्स देखा उसका ये पूरा डेफिनेशन है, तो इसे ध्यान से देख लो। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि होलो स्फीयर है, तो होलो स्फीयर का सेंटर होगा, तो वो सेंटर को हम स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, दूसरा तुम्हारा था रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। ये क्या होता है, होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर का क्या है, तुम्हारे स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है ना, तो उसका जो रेडियस होगा उसे हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा तुम्हारा पोल, पोल तुम्हारा होता है स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर था उसका जो मिड पॉइंट है या फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है उसे हम बोलते हैं पोल। इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट देख लो, इसका मैं फिर से डायग्राम बना के इसे समझाऊंगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट तुम्हारा है अपर्चर के बारे में। अच्छा, फोर्थ पॉइंट तो बता दिया मैंने, द डायमीटर ऑफ द पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट, मतलब जहां तक उसमें लाइट पड़ सकता है उस मिरर के ऊपर, उस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जहां पर लाइट वो पड़ सकता है, जितना उसका डिस्टेंस है, उसे हम लोग बोलते हैं, उस डायमीटर को हम लोग बोलते हैं अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का जो तुम्हारा पोल होगा और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनेगा और इन दोनों को दोनों साइड क्या करोगे, एक्सटेंड कर दोगे, तो जो तुम्हारा लाइन बन रहा है उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल
एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखेंगे। ओके, चलो देखते हैं। चलो आओ अब कुछ और टर्म्स के बारे में डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या चीजें है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखना, फर्स्ट पॉइंट से मैं बता रहा हूँ। तो ये तुम्हारा क्या होता है, एक जो स्फेरिकल मिरर होता है, ये पहली बात तो ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है और ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही क्या होता है, होलो स्फीयर का पार्ट होता है। यानी कि इसका क्या होगा, एक कहीं ना कहीं तुम्हारा सेंटर होगा, जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, फिर क्या होता है कि ये जो तुम्हारा मिरर है, इस मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोल। उसे क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तुम्हारा हो गया पोल के बारे में। ओके ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा कि ये जो तुम्हारा मेन ऊपर वाला पॉइंट है इसको एम बोलते हैं और नीचे वाला पॉइंट को एन बोलते हैं। इनको जब ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनता है उसको डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, और वो तुम्हारा अपर्चर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए जो लाइन हमारा बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए जो लाइन हमारा बनेगा, क्या ये सही बना है लाइन? बिल्कुल सही बना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए जो हमारा लाइन बनेगा, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैंने 5 नंबर पॉइंट में डेफिनेशन लिखवाया था वो तुम्हारा इसी का है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए जो तुम्हारा लाइन बनता है और उसको हम आइदर साइड यानी कि दोनों तरफ से अगर हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो सेम चीज तुम्हें यहाँ पर भी दिखेगा। यहाँ पर भी तुम क्या देख सकते हो, ये तुम्हारा एम हो जाएगा, ये तुम्हारा एन पॉइंट हो जाएगा। इसमें भी तुम्हारा क्या होगा, स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर का पार्ट है तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा सेंटर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर सेंटर है, और इस सेंटर के जस्ट बीच में ही हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर पोल ले लेते हैं, और पोल और सेंटर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये तुम्हारा है प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। ठीक है, यानी कि एक सीधा लाइन, एकदम सीधा, तीर जैसे चलाते हो वैसे सीधा, प्रिंसिपल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनेगा उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या टर्म्स बताया था, तो यहाँ पर मैंने टर्म्स बताया होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं, मतलब स्फेरिकल मिरर्स का जो स्फेयर को टच करते हुए जो डिस्टेंस बनता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी कि बेसिकली तुम्हारा सी और पी का जो डिस्टेंस होगा उसको आर बोला जाएगा, सी और पी का डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, आर बोला जाएगा, और ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये तुम्हारा कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। ठीक है, तो यहां तक हमने बहुत अच्छे से इसे कर लिया था। इसके बाद हमारा है कि प्रिंसिपल फोकस के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल फोकस, ध्यान से देखो। तो प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where parallel incident rays meet or appear to meet after reflection from the spherical mirror। ठीक है, तो यहाँ बोल क्या रहा है, बोल रहा है सिंपल सा बात बोल रहा है, समझो। ठीक है, चलो एकदम अच्छे से देखो। तो बोल रहा है कि जो स्फेरिकल मिरर में जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला जो रेज होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करेगा, या फिर तुम्हारा वो अपीयर टू मीट होगा कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस का ही कोई पॉइंट पर। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे फोकस। उस पॉइंट को क्या नाम देंगे, फोकस नाम देंगे। चलो आओ देखते हैं आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारा है इसके पैरेलल तुम रेज ऑफ लाइट लो। ओके, चलो बढ़िया से ले लेते हैं रेज ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब तुम रेज ऑफ लाइट को लोगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगा वो एक पॉइंट पर कट करेगा। क्या करेगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट पर क्या करेगा, मीट करेगा। ये देखो गंदा बन गया, इसको थोड़ा अच्छे से बनाओ, अच्छे से देखो, ऐसे बनेगा, मेरे ध्यान से देखो। हाँ, ये सही बन गया। तो ये तुम्हारा क्या कर रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर मीट कर रहा है। इस मीटिंग पॉइंट को इसे हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा, इसे एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारा एक्चुअली मीट कर रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो तुम्हारा कॉनकेव मिरर का रियल होता है। ठीक है, रियल में मैंने बताया था कि रियल और वर्चुअल के बारे में। रियल यानी कि रेज जब आपस में एक्चुअली मीट करेगा तो उसे हम बोलेंगे रियल, रेज रेज जब मीट करेगा तो रियल बोलेंगे, और रेज अपीयर टू मीट होगा मतलब उसको जबरदस्ती मिला रहे होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल।
चलो अब यहाँ पर सेम चीज देखते हैं यहाँ पर कैसे हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या लिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने क्या हो गया, देखो फिर से बनाते हैं, ध्यान से देखो। चलो फिर से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने एक रेज लिया, नीचे भी सेम तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने रेज लिया, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन तुम्हारा वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कहीं कट होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये जो है, जब तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, बाहर की ओर होता है। ये क्या करता है, रेज को डाइवर्ज करता है, मतलब रेज जाता है और ऐसे करके श्यो बाहर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, रेज ऐसे जाता है और श्यो अंदर की ओर आता है। कॉनकेव मिरर क्या करता है, रेज को अपनी ओर लेकर आता है, अंदर की ओर लेकर आता है, और जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो रेज को बाहर की ओर फैला देता है। इसे हम लोग डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं और इसे हम लोग कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारा क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे निकल जाएगा। तो इसको अगर हम पीछे अगर हम बढ़ाएं, पीछे अगर ऐसे डॉट डॉट करके अगर हम इंक्रीज करें, रुको, इसे अगर हम डॉट डॉट करके अगर इंक्रीज करें और इसे भी डॉट डॉट करके अगर हम इंक्रीज करें, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डॉट डॉट करके इंक्रीज करने पर ये एक जगह पर कहीं पर मीट करेगा। क्या करेगा, एक जगह पर कहीं पर तुम्हारा मीट करेगा। तो ये जो तुम्हारा मीटिंग पॉइंट होता है ये अपीयर टू मीट हो रहा है, क्योंकि रेस तो आया और निकल गया, आया और निकल गया, ये तो कहीं मीट नहीं करने वाला था। हमने क्या किया, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर धकेल कर पीछे लेकर चला गया डॉट डॉट करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट पर मीट करता हुआ हमें दिख रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। और चूंकि ये फोकस एक्चुअली में यहाँ पर रेज के कटने के कारण नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर वो तुम्हारा वर्चुअल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पी एफ और इन सभी चीजों के बारे में देख लिया। तो कॉनकेव मिरर में फोकस तुम्हारा क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस रियल होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो तुम्हारा वर्चुअल होता है और राइट साइड में बनता है। यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट साइड में बनता है, यहाँ पर क्या होता है, राइट साइड में बनता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड दो और टर्म्स है जिसका डेफिनेशन मैं बाद में लिखूंगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन उसका मैं टर्म्स के बारे में बताता हूँ क्या है, कि ये जो तुम्हारा फोकस है ये रेज क्या होता है, कभी कभी जरूरी नहीं हो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कटे, ये हो सकता है ऊपर कहीं कट जाए, मान लो यहाँ पर कहीं कट जाएगा, या फिर यहाँ पर कहीं कट जाएगा, यहाँ पर कहीं कट जाएगा। यानी कि एक्चुअली में ये क्या करता है, एक प्लेन यहाँ पर अगर मान लो, कौन सा ले लो, एक प्लेन ले लो यहाँ पर ऐसा करके पेपर का टाइप का, मान लो ऐसा ये प्लेन हो गया और ये तुम्हारा पूरा मिरर ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्लेन है तुम्हारा, फोकस पर प्लेन ऐसा बनाएंगे तो यहाँ पर प्लेन पर ही कहीं ना कहीं कट होगा। तो फोकस पर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो तुम्हारा प्लेन बनता है उसे बोलते हैं फोकल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। उसको कुछ मैं ऐसे बना सके दिखा सकता हूँ, ऐसे करके इस टाइप से, और ये क्या हो रहा है हमारा, इस पर परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा प्लेन बना, इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे फोकल प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन कहा जाएगा। तो सेम तरह से यहाँ पर भी बनेगा, जो यहाँ पर बना है वही यहाँ पर भी बनेगा, फोकल प्लेन। अब यहाँ पर एक और टर्म्स है, उसको देख लो थोड़ा, बहुत ही सिंपल सा है और ध्यान से इसे देख लो, वो लास्ट है हमारा। मैं जान रहा हूँ कि लेक्चर बहुत लंबा बन चुका है, पर ये जो चैप्टर्स है ये बहुत ही आसान चैप्टर्स है, लेकिन इसमें तुम्हें थोड़ा सा बेसिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी जाके तुम इस चैप्टर पर कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज ये चैप्टर तुम्हारा लूज रह जाएगा, मतलब वीक रह जाएगा, ठीक है। आओ देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हमारा है कि प्रिंसिपल जो तुम्हारा पोल है, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ओके। तो ये मिरर का फोकल लेंथ कहलाता है। सेम तरह से यहाँ पर भी देख सकते हो कि फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और उसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया फोकल लेंथ के बारे में। तो यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। ये सब हमारा बेसिक्स के बारे में था, पूरा बेसिक्स हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है, फोकल लेंथ के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, फोकल प्लेन के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल के बारे में, फिर एमएन तुम्हारा क्या होता है, एमएन तुम्हारा होता है अपर्चर के बारे में, सब कुछ अच्छे से स्टडी कर लिया है। तो इसे अच्छे से रिवाइज करो, इसे लिखो बढ़िया से, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन है नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा। चलो
देखो तो लास्ट में जो तुम्हारा दो टर्म्स था, एक फोकल प्लेन और फोकल लेंथ, इन दोनों का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे अच्छे से तुम देखो, सेम चीज है जो मैंने बताया, वही चीज यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर्स हम यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में इससे अच्छे अच्छे चीजें हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशंस के बारे में। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड, पढ़ाई करते रहो और अपने हेल्थ का ध्यान रखो। ओके, गुड बाय, बाय बाय।